Good morning to all of you. लास्ट क्लास में सुसाइड पर हम लोग टॉपिक पर क्लास कर रहे थे और जिसमें हमने बताया था कि दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि समाज में अगर रेगुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो अलग प्रकार की आत्महत्या होगी, रेगुलेशन या नियंत्रण, और दूसरा ये लाइन जो है ये रेगुलेशन को दर्शा रहा है। सेकंड, दूसरा हमने कहा था सॉलिडारिटी, अर्थात एक जुटता, एकजुटता अगर बहुत ज्यादा होगी तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या होगा। एकजुटता की अगर कमी होगी समाज में, इगोइस्टिक सुसाइड या अहमवादी आत्महत्या। रेगुलेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो फैटलिस्टिक सुसाइड या भाग्यवादी आत्महत्या, और रेगुलेशन अगर बहुत कम हो जाएगा समाज में, एनमिक सुसाइड। ये 4 प्रकार की आत्महत्या है। तो समाज में नियंत्रण ज्यादा हो तब सुसाइड होंगे, बहुत ज्यादा हो अगर, नियंत्रण अगर बहुत कम हो तब भी सुसाइड होंगे। समाज में अगर एकजुटता ज्यादा हो तब सुसाइड होंगे, समाज में एकजुटता अगर बहुत कम हो जाए तब भी सुसाइड होंगे। ये 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख उन्होंने कहा था। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है, जो उदाहरण के तौर पर हमने कहा था दैट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स स्लेवरी वगैरह जब था तो उस समय दासों को बहुत ही अमानवीय तरीके से रखा जाता था, बेड़ियों में जकड़ करके उनको जानवरों के जैसे रखा जाता था, और इस कारण से बहुत सारे दास जो है वो आत्महत्या कर लेते थे। इस प्रकार की आत्महत्या को हम लोग फैटलिस्टिक सुसाइड या भाग्यवादी, उनका मानना था कि हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हम ऐसे वर्ग में जन्मे और ऐसे अमानवीय जीवन, नरकीय जीवन व्यतीत करने से तो बेहतर है कि हम आत्महत्या करें। दूसरे तरफ अगर रेगुलेशन नहीं होंगे तब भी आत्महत्याएं होंगी। समाज में बहुत सारे जो हमारे नॉर्म्स हैं, मानक हैं, वो समाज में स्थिरता को बनाए रखते हैं। जब ये नॉर्म्स, ये मानक टूटने लगते हैं तो उस स्थिति को हम नियमहीनता की स्थिति या मानक शून्यता की स्थिति, या दुर्खीम ने उसे एनोमी कहा है। जब ये एनोमी आता है सोसाइटी में तभी आत्महत्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे आज के डेट में युवाओं को देखिएगा कि उनमें आत्महत्या बढ़ रही है और उसका एक रीजन जो है वो एनोमी है। एनोमी क्यों है? क्योंकि जो मानक समाज में पहले थे वो आज धीरे धीरे करके शिथिल हो रहे हैं, नियमहीनता की स्थिति है। तो आज का जो दौर है, अब इसका अब कैसे पता चलेगा नियमहीनता है या नहीं है? नियमहीनता
किस अवस्था को हम कहते हैं? नियमहीनता या मानक शून्यता या एनोमी का सिचुएशन वो होता है जहां पर आप विश्वास खोने लगते हैं, दोस्त दोस्त पर विश्वास नहीं करता है, हस्बैंड वाइफ पर, वाइफ हस्बैंड पर विश्वास नहीं करते हैं, पेरेंट्स बच्चों पर, बच्चे पेरेंट्स पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये सारी स्थिति जो है ना, वो नियमहीनता के कारण होती है। और इस स्थिति में आने के बाद जो है युवाओं में एक अकेलापन, एक ऐसी अवस्था जहां पर उन्हें यह प्रतीत लगने लगता है कि ये दुनिया बेमायने है, उनकी आवश्यकता नहीं है, और वो आत्महत्या कर लेते हैं। अचानक से किसी भी चीज का परिवर्तन होना, उसे भी हम नियमहीनता कहते हैं। जैसे अचानक से कोई अमीर हो गया, अचानक से गरीब हो गया, और वैसे परिस्थिति में वो आत्महत्या कर लेता है, तो भी वो मानक शून्यतावादी आत्महत्या कहलाता है। अब अचानक से गरीब हो गया तो वो तो समझ में आता है, क्योंकि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रातों रात अगर कोई कंगाल हो गया, करोड़पति था और वो रातों रात कंगाल हो गया, उसकी सारी संपत्ति जो है खत्म हो गई, लूट गया, तो वैसे में वो आत्महत्या कर सकता है, तो वो भी एनोमिक सुसाइड कहलाएगा। कई दफा ऐसा भी होता है कि अचानक से अमीर होने पर भी लोग आत्महत्या करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी चीज का अचानक से होना वो नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न करता है। अचानक से अमीर हो गए तो कई दफे होता है क्या, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे केरल में आत्महत्याएं जो हैं बढ़ गई, और बढ़ने का एक कारण जो था, मुख्य कारण, वो यह था कि केरल के ज्यादातर लोग गल्फ देशों में काम करते हैं। गल्फ देशों में काम करने के परिणाम स्वरूप है क्या कि उनके पास पैसा काफी आ गया। भले वो वहां पर होटल में काम कर रहे हो या तेल भरने का काम कर रहे हो, लेकिन वहां पेमेंट अच्छी है, और रातों रात जो है वो अमीर हो जाते हैं। और लगभग हर परिवार का एक सदस्य, दो सदस्य जो है वो गल्फ देशों में काम कर रहा होता। आप कभी केरल जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि गांव आपको नहीं दिखेगा। एक शहर खत्म होता है, दूसरा शहर शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि आप रांची से बाहर निकलते हैं तो 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर बाद जो है आपको गांव दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन केरल में इस तरह का नहीं दिखेगा आपको, गांव वहां दिखेगा नहीं आपको, शहर ही शहर आपको दिखेंगे। और हर घर में महंगी महंगी गाड़ियां, मॉडर्न गैजेट्स, घरों में स्विमिंग पूल, डुप्लेक्स, ये सब सारा चीज मिलेगा, क्योंकि वहां पर लोग अमीर हो गए। परिवार मान लीजिए 5-6 सदस्यों का परिवार, उसमें से 1-2 सदस्य जो है वो गल्फ देशों में जाके काम कर रहा है, भले वो वहां पर बावर्ची का काम कर रहा हो, या गाड़ी धोने का काम कर रहा हो, तेल भरने का काम कर रहा हो, होटल में काम कर रहा हो, पेमेंट उनको अच्छी मिलती है। जिसकी वजह से होता क्या है, भारतीयों में एक खासियत यह भी है कि अगर उनको लाख रुपए पेमेंट मिलेगा तो वो अपने खर्चे के लिए 10,000 20,000 रुपये रखेंगे, बाकी 80,000 रुपये जो है वो भेज देते हैं घर। तो अब जो परिवार पहले 10,000 15,000 में गुजारा कर रहा था, उसके पास अचानक से पैसे आ गए, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए महीना उसको मिलने लगा, तो वैसे में उनकी जीवन शैली पूरी परिवर्तित हो जाती है। कई लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद एक स्थिति आती है जब उनको नियमहीनता की अवस्था आ जाती है, जीवन बेमायने लगता है, क्योंकि वो सारा संसारिक सुख उनके पास, उसके बाद भी उनको बेचैनी रहती है, और आत्महत्या की ओर वो प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार की आत्महत्या को भी हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं। जब सॉलिडारिटी ज्यादा है तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या, जब सॉलिडारिटी कम है तो इगोइस्टिक सुसाइड। लास्ट क्लास में इस पर हम लोगों ने डिटेल में देखा था। सती प्रथा, फिदाइन हमला, ये सारा एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का उदाहरण है, जिसमें जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसे यह लगता है कि वो इस क्रिया के माध्यम से अपने समाज का भला कर रहा है। आत्महत्या क्या है?
ऐसी कोई भी क्रिया जानबूझकर या अनजाने में की गई ऐसी कोई भी क्रिया या निष्क्रियता जिसके भयंकर परिणामों के बारे में कर्ता को पहले से आभास हो कि इसके माध्यम से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं। क्रिया या निष्क्रियता, क्रिया का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए जहर खा रहे हैं या ऊंची बिल्डिंग से कूद जा रहे हैं तो वो क्रिया हो गया। निष्क्रियता कुछ नहीं करना भी, जैसे हम दवा नहीं खा रहे हैं, तो उससे भी हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जिसके भयंकर परिणामों के बारे में कर्ता को पहले से मालूम है कि ये हम करेंगे या ये हम नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है, तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं। तो इसमें कर्ता को पहले से जानकारी है कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर इगोइस्टिक सुसाइड हमने कहा था कि इगोइस्टिक सुसाइड वैसा आत्महत्या जहां व्यक्ति जो है समाज से कटा हुआ महसूस करता है और उसकी अपनी व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के साथ द्वंद्व की स्थिति में होती है, और इस कारण से वो आत्महत्या कर लेता है। कि आत्महत्या एक माध्यम है जिसके जरिए वो अपना व्यक्तिगत चेतना को सामूहिक चेतना पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो आत्महत्या कर रहा है वो यह बताना चाह रहा है दुनिया को कि हम आपके दुनिया के जो रीति रिवाज हैं, नियम कानून, हम उसको नहीं मानते और हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की आत्महत्याओं के बारे में दुर्खीम ने हमें बताया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। नाउ दुर्खीम ने जो ये अध्ययन किया आत्महत्या के बारे में, उसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी कि बहुत सारे पहलुओं को इन्होंने नजरअंदाज किया। तो अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन, अर्थात आलोचनात्मक पक्ष हम उसका देखेंगे कि दुर्खीम ने जो अध्ययन किया आत्महत्या का, उसमें क्या क्या खामियां थी या क्या क्या कमियां थी। नो डाउट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन था। इस अध्ययन के माध्यम से दुर्खीम ने दुनिया को यह बताया कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या जो हम मान करके चलते हैं कि व्यक्ति के अपने जानबूझकर की गई क्रिया या वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, इस वजह से वो आत्महत्या किया। दुर्खीम ने इसका जस्ट एक अलग व्याख्या किया, यह बताया कि आत्महत्या जो है वो व्यक्तिगत कारण से नहीं होता है बल्कि सामाजिक कारणों से होता है। समाज उत्तरदायी होता है आत्महत्या के पीछे, समाज ही उसको प्रेरित करता है। लास्ट में डिसीजन वो स्वयं से लेता है कि हाँ हमें क्या करना नहीं करना, लेकिन समाज ही व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है। समाज वैसा रहता है तब जाकर व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है। अगर जैसे उदाहरण हमने बताया था कि रांची में अगर आत्महत्याएं कम हो रही हैं तो हर साल का रेट वही रहेगा, दिल्ली में अगर ज्यादा हो रही है तो वो ज्यादा रहेगा हर साल। तो रांची का व्यक्ति दिल्ली जाएगा तो उसकी ज्यादा संभावना है कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन दिल्ली का व्यक्ति अगर रांची आएगा तो उसके आत्महत्या करने की संभावना जो है वो घट जाती है। तो दुर्खीम ने यही कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, समाज पर निर्भर करता है, समाज उसको प्रेरित करता है। तो नो डाउट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन था, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी थी। क्या क्या खामियां थी? पहला कि सुसाइड एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, ये उन्होंने कहा। जस्टिस आत्महत्या एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। वस्तुनिष्ठ यथार्थ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव फैक्ट। ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अर्थात जिसमें वस्तु के गुण हो। वस्तु क्या है? वस्तु को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, छू सकते हैं,
वस्तुनिष्ठ यथार्थ से तात्पर्य है कि आत्महत्या को प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे एक बॉल है, तो आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये बॉल है। ये किसका बॉल है? टेनिस का बॉल है या क्रिकेट का बॉल है? वो देख करके, छू करके आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आत्महत्या एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। ये मानना गलत है। इस संदर्भ में एटकिंसन महोदय ने कहा कि हम कैसे मान लें कि कोई भी मृत्यु जो हुई है वो आत्महत्या है या मर्डर है, क्योंकि दुर्खिम ने जो 26,000 केसों का अध्ययन किया, ये 26,000 केस कहां से उन्होंने एकत्रित किया? ये क्या किए, जो जन्म और मृत्यु का प्रमाणन जहां पर होता है, जिसको हम लोग वहां पर कहते हैं कोरोनर कार्यालय, वहां पर ये जाते और जितनी भी मृत्यु हुई है उसका आंकड़ा एकत्रित करते। तो जिसको कोरोनर ने कह दिया कि हाँ ये आत्महत्या है, तो उस आत्महत्या में दर्ज हुआ। जिसको कोरोनर ने कह दिया, कोरोनर हो गया जो जन्म और मृत्यु को प्रमाणन करता है। तो जिसको उसने कह दिया कि ये स्वाभाविक मृत्यु हुई है या मर्डर हुआ है, तो उसको वो उसी श्रेणी में कैटेगराइज करता है। जो कोरोनर है वो क्या करता है? रजिस्टर में दर्ज करता है, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, इस तरीके से इसका स्वाभाविक मृत्यु हुआ, इसका मर्डर हुआ, तो इसका सुसाइड हुआ। तो अब है क्या, कौन प्रमाणित करेगा कि व्यक्ति ने सुसाइड किया? आप सपोजिटली कोई एक व्यक्ति है, वो पंखे से लटका हुआ पाया गया, तो कैसे पता चलेगा सुसाइड किया या उसको जबरदस्ती लटका दिया गया? अगर उसके पास सुसाइड नोट मिलता तो प्रमाणित होता है कि हाँ ये आत्महत्या किया। लेकिन हो सकता है किसी ने उसको मर्डर किया हो और सुसाइड नोट लिखवाया हो उससे। जिस प्रकार से बाजीगर आप मूवी आपने अगर देखा हो, बाजीगर में शाहरुख खान जो शिल्पा शेट्टी को मारता है, हत्या करता है उसका, तो उसको आत्महत्या दिखाने के लिए उसने पहले उससे लेटर लिखवा लिया था। तो कोरोनर ऐसा केस को क्या करेगा? वो बोलेगा कि ये आत्महत्या, लेकिन एक्चुअल में तो वो आत्महत्या नहीं है, वो तो हत्या था। और दूसरा बात, यह भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा हो वो सुसाइड लेटर छोड़े ही। अब जो इगोइस्टिक सुसाइड कर रहा है, जो दुनिया से परेशान था, दुनिया के जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उनसे वो परेशान था और उसने आत्महत्या कर लिया, तो हो सकता है कि वो सुसाइड लेटर नहीं लिखे कि ठीक है, जिस दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया तो उसके लिए जाते समय हम सुसाइड लेटर भी हम क्यों लिखें? जिस दुनिया ने मुझे परेशान किया है, जाओ तुम भी परेशान रहो ये ढूंढने के लिए कि हम आत्महत्या किए या मेरा मर्डर हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो सुसाइड लेटर लिखे और उसने सुसाइड किया हो। लेकिन कोरोनर को सुसाइड लेटर नहीं मिला तो उसको आत्महत्या की जगह हत्या में वो डाल दे। तो ऐसे में प्रमाणित कर पाना कि कोई भी मृत्यु वो आत्महत्या है या हत्या है या वास्तविक तौर प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हुई है, ये बड़ा मुश्किल है। जो कोरोनर प्रमाणित करता है कि ये आत्महत्या है या हत्या है या प्राकृतिक रूप से इसकी मृत्यु हुई है, वो कैसे प्रमाणित करता है? पारिस्थितिक साक्ष्यों को दे करके, जो वहां पर एविडेंस उसको मिलता है उसके आधार पर वो प्रमाणित करता है। लेकिन वो तो सब्जेक्टिव है। अगर जहां एविडेंस नहीं मिला तो वो तो उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या कहे उस मृत्यु को, हत्या या आत्महत्या। तो पहली बात तो दुर्खिम का यह मानना कि आत्महत्या एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, एटकिंसन महोदय कहते हैं कि यह गलत है। आत्महत्या एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ नहीं है। ठीक है। दूसरा, JW डगलस कहते हैं कि दुर्खिम ने जो कहा, JW डगलस,
दुर्खिम ने क्या कहा कि प्रोटेस्टेंट ये आत्महत्या ज्यादा करते हैं और कैथोलिक ये आत्महत्या कम करते हैं। डगलस महोदय कहते हैं कि विश्व में सभी जगह आत्महत्या एक निंदित कृत्य है। लोग आत्महत्या को निंदित मानते हैं और जिस घर में भी अगर ऐसा हुआ है तो उस घर के लोग उसको छुपाने का प्रयास करते हैं और उसको एक प्राकृतिक मृत्यु का रंग देने का प्रयास करते हैं कि समाज में से नहीं तो बदनामी होगी। अब जो समुदाय ज्यादा एकजुट है, कैथोलिक में एकजुटता ज्यादा है, यहां पर प्रोटेस्टेंट्स में कम है। जिस समुदाय में एकजुटता ज्यादा होगी वो समुदाय आत्महत्या अगर उसके घर में परिवार में हुआ है तो उसको छुपाने का प्रयास करेगा। जहां एकजुटता कम है वहां पर छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे रांची है, छोटा शहर है, तो यहां पर लोग छुपाने का प्रयास करेंगे कि नहीं तो इससे समाज में बदनामी होगी। लेकिन दिल्ली वगैरह जैसे शहर में छुपाने का प्रयास नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पर लोगों को मतलब नहीं है दूसरे से, एकजुटता की कमी है। अगर किसी ने आत्महत्या किया पड़ोसी से, अगर पुलिस जानकारी लेगी तो पड़ोसी बोले कि हाँ बहुत दिन से परेशान लग रहा था, हो सकता है शायद आत्महत्या कर लिया हो। लेकिन रांची जैसा छोटे शहर में परिवार के लोग, रिश्तेदार उसको छुपाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो इससे बदनामी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कैथोलिक में आत्महत्याएं कम हो रही हैं, आत्महत्याएं वहां भी हो रही हैं। डगलस का कहना है कि प्रोटेस्टेंट्स हो चाहे कैथोलिक, मान लीजिए यहाँ पर 100 आत्महत्याएं हो रही हैं तो 100 का 100 रिपोर्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पर 100 आत्महत्याएं हो रही हैं तो यहाँ पर 20 का ही रिपोर्टिंग होता है। अर्थात 80 लोग जो है वो नहीं बताते हैं, 20 लोग ही बताते हैं कि यहाँ आत्महत्या हुआ है। तो बाहर से तो देखने से लगता है कि कैथोलिक जो है आत्महत्या कम कर रहे हैं और प्रोटेस्टेंट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस समुदाय में एकजुटता ज्यादा है वो समुदाय आत्महत्या के आंकड़ों को छुपाने का प्रयास करता है। और इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि जिस समुदाय में एकजुटता ज्यादा है उस समुदाय में आत्महत्या कम हो रही है। ऐसा नहीं है। जिस समुदाय में एकजुटता ज्यादा है वो समुदाय आत्महत्या के केसेस को छुपाने का प्रयास करता है। इस कारण से वहां पर आत्महत्याएं जो है वो कम दिख रही हैं, लेकिन अदरवाइज आत्महत्या उस समाज में भी हो रहा है। अमेरिकी समाजशास्त्री मॉरिस, उनका कहना है कि आत्महत्या के पीछे जैविकीय कारण भी होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। हमने कहा था कि दुर्खीम ने अपने अध्ययन के शुरुआत में ही इस पर कहा था कि आत्महत्या के पीछे कोई जैविकीय कारण नहीं होता, समाज उसके पीछे रीजन होता है। लेकिन मॉरिस महोदय ने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जैविकीय कारण भी उत्तरदायी होते हैं। जो लोग आत्महत्या किए उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया कि जो आत्महत्या करने का प्रयास किए लेकिन बच गए। तो उन्होंने क्या पाया कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, इससे पहले भी उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था लेकिन वो विफल हो गए। तो इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं उनका जीव तंत्र में ही कुछ प्रॉब्लम है। जब अध्ययन किया गया, मॉरिस ने अध्ययन किया तो पाया कि उनमें सेरोटोनिन नाम के द्रव्य की कमी पाई गई। सेरोटोनिन एक द्रव्य है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। सेरोटोनिन ये द्रव्य जो है
जो लोग आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे उनके मस्तिष्क में यह द्रव्य कम पाया गया। तो उन्होंने कहा कि इस कारण से भी होता है, अगर व्यक्ति के मस्तिष्क में जो ये द्रव्य मिलता है सेरोटोनिन, उसमें वो अगर कम है मात्रा में, तो ज्यादा संभावना है कि वो आत्महत्या कर ले। साथ ही उन्होंने क्या किया कि मॉरिस ने और भी ऐसे केसों का अध्ययन किया जिस व्यक्ति ने आत्महत्या किया उसके घर का भी अध्ययन किया उन्होंने, और कुछ केसेस में उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आत्महत्या किया, इसके दादा ने भी, इसके पिता ने भी प्रयास किया था आत्महत्या करने का। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायोलॉजी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके जीन्स में ही कुछ वैसा है जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं। जो दुर्खीम ने कहा था कि नहीं बायोलॉजिकल फैक्टर्स कोई रोल नहीं प्ले करते हैं, मॉरिस ने कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। फिर डेविड फिलिप्स ने अध्ययन किया। डेविड फिलिप्स ने कहा कि दुर्खीम ने डेविड फिलिप्स इमिटेशन पर इन्होंने कहा, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, अनुकरण। दुर्खीम ने कहा था कि अनुकरण की कोई भूमिका नहीं होती, इमिटेशन का कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे को देख करके भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। गैब्रियल टार्डे ने इस पर अध्ययन किया था और उन्होंने कहा था कि इमिटेशन का भी रोल होता है। गैब्रियल टार्डे ये दुर्खीम के मित्र थे, इन्होंने अध्ययन किया था और पाया कि इमिटेशन का एक रोल होता है, लोग देख करके भी आत्महत्या करते हैं। दुर्खीम ने कहा था कि इमिटेशन का कोई रोल नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे को आत्महत्या करते हुए देखा है और वो भी आत्महत्या कर लेता है। टार्डे ने कहा कि इमिटेशन का भी एक रोल होता है, अनुकरण की भी एक भूमिका होती है। होता क्या है कि जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके जो फैंस हैं, समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कोई बॉलीवुड का सितारा है, फिल्म स्टार है, क्रिकेटर है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो समर्थक हैं, उसके जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। कोई प्रसिद्ध नेता है, जैसे दक्षिण भारत में एक YSR रेड्डी करके, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, लेकिन शायद यही थे, उनकी मृत्यु हुई थी और तकरीबन 70 समर्थक उनके जो थे उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया था, क्योंकि वो अपने नेता को इतना चाहते थे। तो इस तरह की आत्महत्या को हम लोग कहते हैं इमिटेशन, अनुकरण। जहां पर इमिटेशन में, अनुकरण में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो अनुकरण की भी एक भूमिका होती है, या इमिटेशन भी एक रोल प्ले करता है आत्महत्या में, जिसे दुर्खीम ने कहा था कि इमिटेशन का कोई रोल नहीं होता। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि दुर्खीम का अध्ययन नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन था, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। लेकिन इस अध्ययन में कुछ कमियां भी थी, खामियां भी थी। उन कमियों को, उन खामियों को हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है, प्रयास कीजिएगा कि दोनों पहलुओं को उसमें शामिल कीजिएगा, अर्थात दुर्खीम का जो ये अध्ययन है वो कितना महत्वपूर्ण था वो भी बताइए, और साथ में इसकी सीमाएं क्या थी वो भी बताइएगा। यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं क्योंकि समय शेष नहीं है, कम है। लास्ट क्लास भी इसी तरह से एब्रप्टली ऑफ हो गया था क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, और वैसे में फिर आपसे सवाल जवाब नहीं हो पाता है, आप लोगों को कुछ डाउट्स रहता है वो पूछना होता है।
तो वो डिस्कशन नहीं हो पाता। तो आज की क्लास में अगर कुछ आपका क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उसे पूछ लीजिए।